पश्चिम बंगाल में हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था, तब गांधी दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता की एक मुस्लिम बस्ती में ठहरे हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी ने वहां आमरण अनशन किया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में दंगे रुक गए और यहाँ के पाकिस्तान परस्त मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश नहीं गए। लेकिन गांधी के इस ड्रामे का सिर्फ एक तरफा असर हुआ। पश्चिम बंगाल के मुसलमान तो यहाँ सुरक्षित हो गए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका और उन्हें बड़ी बेरहमी से वहां से खदेड़ कर भारत में भेजा जाता रहा और यह सिलसिला गांधी की मौत के बाद भी जारी रहा। बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण के इतिहास के इस दूसरे भाग में मैं आज आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण को जारी रखा। आज आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे नेहरू ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली हिंदुओं की कीमत पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की रक्षा की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंगाली हिंदुओं की रक्षा के लिए पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने का सुझाव दिया था, लेकिन नेहरू ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। आज आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे नेहरू ने बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को, और आज जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों को भी यह बताया जाएगा कि कैसे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने का सुझाव दिया था। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। बंटवारे के बाद भले ही पश्चिम बंगाल के मुसलमान सुरक्षित हो गए थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली हिंदुओं की हालत बेहद खराब थी। आज़ादी के एक साल बाद 1948 में वहां स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। बंगाली हिंदुओं के साथ पूर्वी पाकिस्तान में जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। नतीजा 1948 के आखिरी तक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से लाखों की तादाद में बंगाली हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल आ गए। इन शरणार्थियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। ना इनके सर पर छत थी, ना पेट भरने के लिए भोजन था। इन हिंदू बंगाली शरणार्थियों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है उस समय की मशहूर ब्रिटिश पत्रकार ताया जेनकिन ने। ताया जेनकिन 1948 में भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्टर थीं। ताया जेनकिन कितनी बड़ी पत्रकार थीं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ही सबसे पहले एक खबर प्रकाशित की थी कि चीनी सरकार भारतीय इलाके के अक्साई चीन में सड़कें बना रही है, जिसके बाद नेहरू सरकार हिल गई थी। यहाँ तक कि ताया जेनकिन की रिपोर्टिंग से पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जेनकिन को गिरफ्तार करने तक का आदेश दे दिया था। खैर, ब्रिटिश पत्रकार ताया जेनकिन ने 1948 और 1949 में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने बेहद करीब से पूर्वी पाकिस्तान से भगाए गए बंगाली हिंदुओं की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी मशहूर किताब में किया है, जो 1962 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। इस किताब के पेज नंबर 25 पर जेनकिन ने जो लिखा है उसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेनकिन लिखती हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रहते, खाते, शौच जाते और वहीं शारीरिक संबंध बनाते थे। भिनभिनाती मक्खियों से भरे प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे बच्चे पड़े रहते और डायरिया जैसी बीमारियों के शिकार बनते। कॉलरा के मरीज अपनी उल्टी को फर्श पर पड़े पड़े देखते रहते। कई लोग आवारा जानवरों के साथ सड़कों पर या गलियों में ही सो जाते। वो उन जानवरों की तरह ही नाली से पानी पी लेते, कचरे के ढेर से कुछ निकालकर पेट भर लेते और कचरे के ढेर पर ही सो जाते। इस दर्दनाक मंजर को सुनने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कोलकाता में बंगाली शरणार्थियों का इतना बुरा हाल क्यों था, नेहरू की सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही थी। दरअसल नेहरू की सरकार अपनी ही गलतियों की वजह से लाचार हो गई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से उसने बंटवारे के वक्त हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की अदला बदली नहीं की थी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान चले जाते और पूर्वी पाकिस्तान से सारे हिंदू पश्चिम बंगाल आ जाते, जैसा कि पंजाब में हुआ था। पंजाब में पूरी तरह से हिंदू मुसलमानों की अदला बदली से भारत और पाकिस्तान सरकार को शरणार्थियों को बसाने में काफ़ी आसानी हुई थी। मिसाल के तौर पर भारत के हिस्से वाले पंजाब में आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को
उन मुसलमानों की जमीन दे दी गई थी जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान की सरकार ने अपने हिस्से वाले पंजाब में किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यहां के मुसलमानों को दामाद समझकर पूर्वी पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। अगर मेरी ये बात नेहरू के चेले चमचों को बुरी लग रही है तो मैं उन्हें हवाला देना चाहूंगा नेहरू के ही एक और चेले और वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा की इस किताब का। पश्चिम बंगाल की शरणार्थी समस्या पर नेहरू के चेले रामचंद्र गुहा ने अपनी इस किताब भारत गांधी के बाद के पेज नंबर 115 पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जाने अनजाने में इन शरणार्थियों को कानून हाथ में लेने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि पंजाब के उलट बंगाल में एक ही तरफ यानी पूर्वी पाकिस्तान से व्यापक पलायन हुआ था, जिससे पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों के लिए कोई खाली जमीन या मकान उपलब्ध नहीं था। पश्चिम बंगाल की सरकार को लगता था कि यह पलायन अस्थायी है और हिंदू शरणार्थी फिर से पूर्वी बंगाल यानी पूर्वी पाकिस्तान लौट जाएंगे। सरकार को लगता था कि बंगाली लोग पंजाबियों की तुलना में कम सांप्रदायिक होते हैं, क्योंकि यहाँ के मुसलमान वही जुबान बोलते हैं और वही खाना खाते हैं जो उनके हिंदू पड़ोसी बोलते या खाते हैं। लेकिन इस तर्क को शरणार्थियों ने बुरी तरह से खारिज कर दिया। वो घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी नज़र में पूर्वी बंगाल अब एक इस्लामी राज्य बन गया था। पश्चिम बंगाल और नेहरू सरकार को यह लगता था कि बंगाली मुसलमान सांप्रदायिक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी इस सोच को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के मुसलमानों ने गलत साबित कर दिया। 1948 से लेकर 1950 के बीच जबरदस्त तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया, लेकिन नेहरू तब भी हिंदू मुस्लिम एकता का बीन बजाते रहे। लेकिन जब लाखों हिंदू पश्चिम बंगाल पहुंचने लगे तो सरदार पटेल को यह मुस्लिम तुष्टीकरण सहन नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और यह सलाह दी कि पूर्वी पाकिस्तान से जितनी तादाद में हिंदू आ रहे हैं उतनी ही तादाद में मुसलमानों को पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया जाए। सरदार पटेल की यह सलाह सुनते ही नेहरू बौखला गए। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हुए सरदार पटेल को 27 अक्टूबर 1948 को एक पत्र लिखा। यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज नंबर 2 के वॉल्यूम नंबर 8 के पेज नंबर 286 पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेहरू ने अपने जीवन में जो भी लिखा था या कहा था वो सब इंदिरा गांधी की सरकार की देखरेख में सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशित करवाया गया है, इसलिए इसकी सत्यता पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। खैर, नेहरू ने सरदार पटेल को लिखा था, आपने सलाह दी है कि हमें पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे देना चाहिए कि अगर उनके यहां से हिंदुओं का पलायन जारी रहता है तो पश्चिम बंगाल से उतनी ही संख्या में मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान भेजने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। मैं मानता हूं कि शरणार्थियों का लगातार आना एक बड़ी समस्या है, लेकिन मेरी ये स्पष्ट सोच है कि पश्चिम बंगाल से मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान भेजे जाने के विनाशकारी परिणाम होंगे। मुझे लगता है कि यह हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ होगा। भारत का प्रत्येक मुसलमान खुद को विदेशी महसूस करेगा और उसे लगेगा कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब होगी। हमारे पास अगर कोई और विकल्प नहीं है तो फिर हमें पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को लेने से इनकार कर देना चाहिए। उन्हें यानी हिंदू शरणार्थियों को रोकने के लिए हमें परमिट लागू कर सकते हैं। तो सुना आपने धर्मनिरपेक्षता के मसीहा नेहरू के इन महान विचारों को। सोचिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राह में नेहरू इंसानियत की हदें भी भूल गए थे। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बाहर ना भेजना पड़े, इसके लिए वो बंगाली हिंदुओं को पूर्वी पाकिस्तान के कसाईयों के हाथों मरने के लिए छोड़ देना चाहते थे। नेहरू की चालाक नज़र पूरी तरह से बंगाल पर लगी हुई थी। इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर हिंदू शरणार्थियों की तकलीफ़ें दूर करना चाहते थे, बल्कि उनकी पूरी नज़र इस बात पर लगी थी कि कहीं पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और इसका सबूत मिलता है उस टेलीग्राम से जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को
29 नवंबर 1948 को भेजा था। इस टेलीग्राम में नेहरू ने मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को एक तरह से फटकार लगाते हुए लिखा था कि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि बॉर्डर एरिया में कुछ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमानों पर पश्चिम बंगाल छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान जाने का दबाव बना रहे हैं। इस खबर को सुनकर मैं बहुत व्यथित हुआ हूं। यह हमारी नीतियों के खिलाफ है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। कृपया मुझे यह बताएं कि सूचना में कितनी सच्चाई है। तो देखा आपने, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए कितना दर्द था नेहरू के दिल में, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं पर क्या गुजर रही है। लिहाजा जब जनसंख्या की अदला बदली के लिए नेहरू नहीं माने तो सरदार पटेल ने उन्हें एक नया सुझाव दिया। उन्होंने 4 नवंबर 1948 को नागपुर में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हिंदुओं को निकालना ही चाहता है तो उसे बदले में भारत को अपने हिस्से की जमीन देनी होगी जिस पर इन बंगाली हिंदुओं को बसाया जा सके। सरदार पटेल ने नागपुर में जो भाषण दिया था वो छपा है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 176 के मुताबिक उस दिन सरदार पटेल ने कहा था कि हमारे लिए चिंताजनक समस्या ये है कि लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान में 1.25 करोड़ हिंदू हैं। पंजाब में हम हिंदुओं और सिखों को देश छोड़ चुके मुसलमानों की जगह पर बसा सकते हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदुओं की समस्या से कैसे निपटा जाए। हमें पाकिस्तान को साफ साफ बता देना चाहिए कि यदि आपने हिंदुओं को निकालने का संकल्प ले लिया है तो उन्हें बसाने के लिए हमें यानी भारत को पर्याप्त भूमि देना होगी। सरदार पटेल की इस धमकी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली और पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री नूरुल अमीन बौखला गए। पाकिस्तान ने सरदार पटेल पर युद्ध की धमकी देने का आरोप लगाया। नेहरू को सरदार पटेल के सुझाव का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान को यह सफाई देने में जुट गए कि सरदार पटेल की बातों का मतलब युद्ध की धमकी ना समझा जाए। नेहरू की इस राजनीतिक मूर्खता के सबूत सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में भरे पड़े हैं। नेहरू के जिस भी चेले को शक हो वो उसे इसमें पढ़ सकता है। उसकी सहूलियत के लिए पेज नंबर मैं बता दूंगा। खैर, 1948 का साल तो निकल गया, लेकिन 1949 के आखिर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। ढाका, चटगांव, नोआखली, बरिसाल, सिलहट, राजशाही, मेमन सिंह समेत पूरे पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। 1950 की शुरुआत तक करीब 5 लाख बंगाली हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। वहीं 50 लाख बंगाली हिंदू जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल आ गए। इनमें दलित हिंदू नेता जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे, जो कभी जिन्ना के बेहद करीबी थे। जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा क्योंकि वो भी हिंदू थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेहरू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस सनसनीखेज कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ था, इसका वर्णन किया है भारत के मशहूर लेखक डॉक्टर दिनकर जोशी ने अपनी इस किताब महामानव सरदार में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 281 पर लिखा हुआ है कि कैबिनेट की बैठक में सरदार पटेल ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों को बसाने के लिए भारत को पाकिस्तान से जमीन मांगना चाहिए। कैबिनेट का बहुमत सरदार पटेल के साथ था, लेकिन नेहरू फिर भी नहीं माने। इस पर कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी दुखी हो गए और वो दोनों बैठक छोड़कर चले गए। नेहरू ने इससे खुद को अपमानित महसूस किया और उन्होंने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा कि मैं इस प्रकार काम नहीं कर सकता, अगर बहुमत मेरे साथ नहीं है तो फिर आप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल लें। मैं मुक्त हो जाऊंगा और बंगाल की सीमा पर जाकर गांधी जी के समान निर्वासितों के बीच कार्य करना ज्यादा उचित समझूंगा। जवाब में सरदार पटेल ने भी नेहरू को एक पत्र लिखा कि आप बहुमत की चिंता छोड़ दीजिए, जब तक मैं हूं बहुमत आपके साथ ही रहेगा। बंगाल की सीमा के निर्वासितों के बीच बापू के समान कार्य करने की सोच छोड़ दीजिए। जहां बापू भी सफल नहीं हुए थे, क्या वहां आप सफल हो जाएंगे? आप इस भ्रम से मुक्त हो जाइए। नेहरू एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को रोके रखने के लिए तमाम प्रपंच रच रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को वो झूठा साबित करने में जुटे थे। 23 फरवरी 1950 को संसद की बहस के दौरान नेहरू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हिंदू शरणार्थी अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन 17 मई 1950 को संसद में नेहरू अमानवीयता की सारी हदें लांघ गए। दरअसल इसके पहले नेहरू ने 6 मार्च और 15 मार्च 1950 को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां वो कई शरणार्थी कैंपों में गए थे और पीड़ित हिंदुओं से उन्होंने मुलाकात की थी। इन्हीं में से एक राणा घाट का शरणार्थी शिविर भी था, जिसके बारे में नेहरू ने संसद में दावा किया कि इस कैंप में पीड़ित बंगाली हिंदू महिलाओं ने गहने पहन रखे थे, लिहाजा ये माना जाए कि पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं को आराम से सामान के साथ आने दिया जा रहा है। 17 मार्च 1950 को नेहरू ने संसद में जो शर्मनाक बयान दिया था, उसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। नेहरू के चेलों को अगर ये शक है कि नेहरू ने ऐसा नहीं कहा होगा, तो वो संसद की लाइब्रेरी में जाकर इस बयान को ढूंढ सकते हैं। फाइल का नंबर और पेज नंबर मैं उन्हें बता दूंगा। खैर, नेहरू ने उस दिन कहा था कि मैं परसों राणा घाट के शरणार्थी कैंप में गया था। वहां मैंने देखा कि कई लोग अपने साथ काफ़ी मात्रा में सामान लेकर आए हैं, जैसे बर्तन, बिस्तर और सूटकेस। जाहिर है इन लोगों को वहां से सामान लाने की छूट दी गई है। मैंने देखा कि कैंप में कुछ महिलाओं ने सोने की चूड़ियां भी पहन रखी थीं। 1-2 महिलाओं के गले में हार भी था। इतना ही नहीं, उस दिन नेहरू ने यह कहकर भी संसद को गुमराह किया कि पश्चिम बंगाल से भी मुसलमानों का पलायन हो रहा है, जबकि अगले साल 1951 में हुई जनसंख्या के आंकड़ों ने नेहरू की पोल खोल दी। पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू तेजी से घट गए थे, वहीं पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी में मामूली सी गिरावट आई थी। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि नेहरू के चेले नेहरू को लोकतंत्र का मसीहा और अभिव्यक्ति की आज़ादी का रक्षक बताते हैं, लेकिन उस दौर में नेहरू ने भारतीय अखबारों पर यह दबाव बनाया था कि वो पूर्वी पाकिस्तान में होने वाले हिंदू अत्याचार की खबरें ना छापें। नेहरू का कहना था कि इससे पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमानों को नुकसान पहुंच सकता है। उधर नेहरू की इन हरकतों से सबसे ज़्यादा कोई परेशान हो रहा था तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय नेहरू की सरकार में उद्योग मंत्री थे। बंटवारे के वक्त पश्चिम बंगाल अगर भारत का हिस्सा बना था तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी पाकिस्तान में मिल जाता। लिहाजा पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे हिंदू अत्याचारों से निपटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को 3 सुझाव दिए। ये 3 सुझाव क्या थे, इसका जिक्र है इस किताब में, जिसका नाम है अप्रतिम नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब को लिखा है त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने। इस किताब के पेज नंबर 251 और 271 के मुताबिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू को ये 3 सुझाव दिए। पहला ये कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की अदला बदली हो। दूसरा सुझाव ये था कि अगर अदला बदली नहीं की जा सकती है तो पूर्वी पाकिस्तान के उसके हिस्से की 1/3 ज़मीन मांगी जाए, जहां विस्थापित बंगाली हिंदुओं को बसाया जा सकेगा। और तीसरा और सबसे अहम सुझाव ये था कि अगर पाकिस्तान फिर भी तैयार नहीं होता है तो पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की जाए, यानी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सलाह एकदम सही थी। नेहरू को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन कबूतर उड़ाने के शौकीन शांति के मसीहा जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से समझौता करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता किया गया, जिसे नाम दिया गया नेहरू लियाकत पैक्ट। इस समझौते से पहले नेहरू ने अपने कैबिनेट के 2 बंगाली सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी से कोई सलाह नहीं ली, लेकिन अपनी कैबिनेट के 2 मुस्लिम सदस्य मौलाना आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई से उन्होंने भरपूर सलाह ली। इस खोखले और ढीले ढाले समझौते से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा देने के बाद 19 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद के खचाखच भरे हॉल में जो कहा था वो 70 साल बाद भी पूरी तरह से सच साबित हुआ है। उन्होंने जो कहा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि हिंदू बड़ी संख्या में
पश्चिम बंगाल आना जारी रखेंगे और जो आ गए हैं वो लौटने को तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम चले गए हैं वो अब वापस पश्चिम बंगाल लौटेंगे। नेहरू लियाकत समझौते के मुताबिक जो हमने वादा कर लिया है उसके बाद मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी और हमारे देश के भीतर भयंकर टकराव होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था वो पूरी तरह से सच साबित हुआ। नेहरू लियाकत समझौते के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके। 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 28% हिंदू आबादी थी और आज ये आलम है कि बांग्लादेश में सिर्फ 8.5% ही हिंदू बचे हैं। ऊपर से बांग्लादेश से लाखों की तादाद में मुस्लिम घुसपैठिए भारत में और आ गए। नतीजा यह है कि आज पश्चिम बंगाल में 27 से 30% मुसलमान हैं, यानी पश्चिम बंगाल ने हिंदू शरणार्थियों का बोझ तो झेला ही है, साथ में उसे मुस्लिम घुसपैठियों का बोझ भी झेलना पड़ रहा है। आज के हालात देखकर एहसास होता है कि बंगाल में जनसंख्या की अदला बदली का सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सुझाव पूरी तरह से सही था। अगर कुछ जिहादी, लिबरल और वामपंथी सोच के लोगों को लगता है कि सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच सांप्रदायिक थी तो फिर उन्हें उनके परमपिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का भी मानना था कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात मैं बिना किसी आधार के नहीं कह रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कही है, जिसका हिंदी अनुवाद है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस किताब के पेज नंबर 125 पर क्या लिखते हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। सांप्रदायिक शांति स्थापित करने का टिकाऊ तरीका अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही है। ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं को बांट देने से पाकिस्तान तो एक मुस्लिम देश बन जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान एक मिली जुली आबादी का ही देश बना रहेगा। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह की सीमाएं बनाने से हिंदुस्तान एक ही धर्म का देश नहीं बन पाएगा। हिंदुस्तान को एक ही धर्म का देश बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि जनसंख्या की अदला बदली की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक यानी हिंदू और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के बीच समस्या बनी रहेगी। दूरदृष्टा डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। अगर इस देश का बंटवारा हो ही गया था तो फिर जनसंख्या की भी पूरी तरह से अदला बदली होनी चाहिए थी। अगर यह अदला बदली पूरे देश में नहीं होती तो कम से कम इसे पश्चिम बंगाल और असम में जरूर लागू किया जाना चाहिए था। बंटवारे के दौरान आबादी की अदला बदली ना होने की वजह से आज पश्चिम बंगाल पर जनसंख्या का दोहरा बोझ पड़ गया है, जिससे उसका विकास बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम तुष्टीकरण का अंजाम असम और पूर्वोत्तर राज्य की को भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंदिरा गांधी की सरकार और कम्युनिस्टों ने मिलकर पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमानों को बसाया। क्या था ये पूरा षड्यंत्र और इसे कैसे अंजाम दिया गया, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे अगले वीडियो का। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।